ब्रिटिशर्स के इंडिया में राज करने की कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। उस टाइम पे इंडिया पे पावरफुल मुगल एम्पायर का राज था, जो अपने वेल्थ और ग्रैंडर के लिए फेमस था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में ट्रेड में इंटरेस्ट था। वो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और दूसरी चीजों की तलाश में थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग इंडियन रूलर्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया और अलायंसेस बनाए। जहांगीर जैसे मुगल एम्परर शुरू में ब्रिटिशर्स से सावधान थे। उन्होंने उन्हें ट्रेड की परमिशन तो दी, लेकिन उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखी। ब्रिटिशर्स को कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग पोस्ट्स, जिनको फैक्ट्रीज कहते थे, एस्टैब्लिश करने की परमिशन मिली, लेकिन उन्हें फोर्ट्स बनाने या आर्मीज मेंटेन करने की परमिशन नहीं थी। मुगल एम्पायर अभी भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी और ब्रिटिशर्स किसी कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहते थे। इस कॉशियस अप्रोच से ब्रिटिशर्स धीरे धीरे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। पावर डायनामिक्स में ग्रेजुअल शिफ्ट के लिए स्टेज सेट हो गया था। 1707 में एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर में कमजोरी के साइंस दिखने लगे। औरंगजेब की लंबी वर्स और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ने एम्पायर की रिसोर्सेज को स्ट्रेन किया और कईयों को अलियनेट किया। उनके सक्सेसर्स उतने केपेबल नहीं थे, जिसके वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सक्सेशन डिस्प्यूट्स हुए। एम्बिशियस नोबल्स और रीजनल गवर्नर्स को अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने का मौका मिला। इस फ्रैगमेंटेशन से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसमें मराठास, सिख्स और राजपूत्स पावरफुल फोर्सेस बन के उभरे। इंस्टेबिलिटी का यह पीरियड ब्रिटिशर्स के लिए अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए परफेक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ और श्रूड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के साथ इस सिचुएशन का फायदा उठाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमजोर होते मुगल एम्पायर का डिप्लोमेसी, इंट्रीग और मिलिट्री फोर्स का यूज करके फायदा उठाया। 1717 में उन्होंने मुगल एम्परर फारुखसियर से बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अग्रीमेंट सिक्योर किया। इससे वो कंपेटिटर्स को अंडरकट कर सके और मार्केट को सस्ता ब्रिटिश गुड्स से भर सके। ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स से ज्यादा रूलर्स की तरह बिहेव करने लगे, टैक्सेस कलेक्ट करने लगे और जस्टिस एडमिनिस्टर करने लगे। रॉबर्ट क्लाइव जैसे कैपेबल इंडिविजुअल्स का आना, जो एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनकी पोजीशन को और मजबूत करता है। क्लाइव स्ट्रॉन्ग अलायंसेस की इंपॉर्टेंस समझते थे और अपने गोल्स अचीव करने के लिए किसी भी मींस का यूज करते थे। कभी डोमिनेंट रहा मुगल एम्पायर अब एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी की कंट्रोल में जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमिक एडवांटेज का यूज अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए किया। उनकी ग्रोइंग पावर ने इंडियन हिस्ट्री में एक नए एरा की शुरुआत की। कंट्रोल में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट के लिए स्टेज सेट हो गया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने इंडिया में ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस की शुरुआत की। रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आउटनंबर्ड होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने नवाब की आर्मी के अंडर ट्रेडर्स की मदद से एक डिसिसिव विक्ट्री हासिल की। इस विक्ट्री ने कंपनी को बंगाल में डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने ट्रेजरी पे कंट्रोल और टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट हासिल की। बंगाल से मिले इमेंस वेल्थ और रिसोर्सेज ने उनकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और उनका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। पहले से ही कमजोर मुगल एम्पायर को एक बड़ा झटका लगा। ये लड़ाई मुगल रूल के खत्म होने की शुरुआत थी और इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का रास्ता खोलती है। ब्रिटिशर्स का अब सबकॉन्टिनेंट में एक फर्म फुटहोल्ड था। प्लासी में विक्ट्री के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना कंट्रोल कंसोलिडेट और एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। उन्होंने वेरियस इंडियन स्टेट्स में पपेट रूलर्स इंस्टॉल किए, अक्सर उन्हें इंट्रीग या फोर्स के थ्रू थ्रोन पे बिठाया। ये रूलर्स कंपनी के आगे झुकते थे और उनकी विशेस के अकॉर्डिंग काम करते थे। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स के बीच एग्जिस्टिंग राइवलरीज का फायदा उठाया, कॉन्फ्लिक्ट्स में एक साइड को सपोर्ट किया और विक्टर्स से कंसेशंस डिमांड किए। इस डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी से उन्होंने बिना लार्ज स्केल वॉरफेयर के अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया। कंपनी ने इंडियन स्टेट्स की इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफियर किया, उन रूलर्स को हटा दिया जो उनका विरोध करते थे और उनके कोर्ट्स में ब्रिटिश रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। ये रेजिडेंट्स एडवाइजर्स की तरह एक्ट करते थे, लेकिन कंपनी की डिमांड्स का कंप्लायंस इंश्योर करते थे।
ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपनी ग्रिप टाइट करने के लिए पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और मिलिट्री फोर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया। सब कॉन्टिनेंट पे उनका कंट्रोल स्टेडीली बढ़ता गया। लॉर्ड वेल्सली द्वारा बनाया गया सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडियन स्टेट्स को कंट्रोल करने का एक की टूल था। इस सिस्टम के अंडर इंडियन रूलर्स अपनी कोर्ट्स में ब्रिटिश रेजिडेंट्स एक्सेप्ट करते थे, अपनी आर्मीज डिसबैंड करते थे और प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स पे डिपेंड होते थे। उन्हें बिना ब्रिटिश परमिशन के अलायंसेस बनाने की परमिशन नहीं थी और अपने टेरिटरी में स्टेशन्ड ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए सब्सिडी देना पड़ता था। इस सिस्टम ने पोटेंशियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया और इंडियन स्टेट्स के ट्रेजरीज को खाली कर दिया। उन्हें फाइनेंशियली ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट बना दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट्स की प्रेजेंस ने कंपनी को इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल दिया। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ने ब्रिटिशर्स को बिना डायरेक्ट एनेक्सेशन के ही अपना कंट्रोल एक्सपैंड करने दिया। यह ब्रिटिश डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसे उन्होंने इंडिया पे अपनी ग्रिप टाइट की। ब्रिटिशर्स का अब सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल का एक जाल था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने का एक बहाना प्रोवाइड करता था जिनके रूलर्स बिना किसी मलेहर के मर जाते थे। इस डॉक्ट्रिन की अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन रूलर बिना किसी नेचुरल बॉन्ड सन के मारता है तो उसका किंगडम ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स कर लिया जाएगा। अडॉप्टेड सन्स को लेजिटिमेट हेयर्स नहीं माना जाता था। इंडिया में अडॉप्शन की ट्रेडिशन को डिसरिगार्ड करते हुए ब्रिटिशर्स ने इस डॉक्ट्रिन का यूज कई स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए किया, जिसमें सतारा, झांसी और नागपुर शामिल हैं। इस पॉलिसी की बहुत आलोचना हुई। इसे अनजस्ट और एक्सप्लॉयटेटिव कहा गया। इंडियन रूलर्स की सॉवरेंटी और कस्टम्स का वायोलेशन किया गया। झांसी के एनेक्सेशन के सिग्निफिकेंट रिपरकशंस ह्यू रानी लक्ष्मीबाई 1857 के अपराइजिंग में के प्रोमिनेंट लीडर बनी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सपैंड करने का एक कंट्रोवर्शियल टूल था। इसने ब्रिटिशर्स और इंडियन रूलर्स के बीच रिलेशंस को और स्ट्रेन किया। 1857 ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक वाटरशेड मोमेंट था। ब्रिटिश पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इंटरफेरेंस के खिलाफ रिजेंटमेंट एक मैसिव अपराइजिंग में बदल गया। इसका इमीडिएट ट्रिगर एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन था, जिसकी कार्ट्रिजेस के बेर में रूमर्स अफवाह थी कि वो कौ और पिग फैट से ग्रीस्ड है। यह हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों के लिए ऑफेंसिव था, जो कंपनी की आर्मी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाते थे। अपराइजिंग मीरठ में शुरू हुआ और जल्दी ही नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के दूसरे पार्ट्स में फैल गया। सेपोइज लोकल रूलर्स और कॉमन पीपल के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठ खड़े हुए। रेबल्स ऑल्थो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की कमी थी, बड़े करेज और फेरोसिटी से लड़े। अपराइजिंग, जिसको सेपोई म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ब्रिटिशर्स द्वारा ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया। रिबेलियन ने ब्रिटिश रूल की वल्नरेबिलिटीज और इंडियंस के बीच जनरेट ह्यू डीप रिजेंटमेंट को एक्सपोज किया। मुगल एम्पायर, जो अपने फॉर्मर ग्लोरी का सिर्फ एक शैडो बन गया था, अपराइजिंग के बाद ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया गया। ब्रिटिशर्स के सामने अब एक रेस्टिव पॉपुलेशन पे अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करने की चैलेंज थी। यह अपराइजिंग इंडिया में मुगल रूल का आखिरी चैप्टर था। 1857 के अपराइजिंग के इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करने और इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल लेने का डिसीजन लिया। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन इश्यू किया जिसमें कंपनी रूल के खत्म होने और ब्रिटिश राज के शुरू होने का अनाउंसमेंट किया गया। इंडिया ब्रिटिश क्राउन का एक डायरेक्ट कॉलोनी बन गया, जिसको ब्रिटिश मोनार्क द्वारा अपॉइंट किए गए वाइसरॉय द्वारा गवर्न किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने एक ज्यादा कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। लेकिन ब्रिटिश राज ने इंडिया में कॉलोनियलिज्म के एक नए फेज की भी शुरुआत की। इंडिया की रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जारी रहा और इंडियन पीपल को डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। इंडिया में ब्रिटिश रूल की लेगेसी आज भी एक कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड इश्यू है।